साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा। आज हम लोग देखने वाले हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के संदर्भ में। और आज हम लोग देखेंगे यूजर स्टडीज। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा यूजर एजुकेशन, यानी कि उपयोगकर्ता शिक्षा। आज हम लोग देखे जा रहे हैं उपयोगकर्ता अध्ययन के मामले में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं उपयोगकर्ता अध्ययन, यूजर स्टडीज। अगर हम लोग उपयोगिता की बात करें, जो उपयोग कर रहा है, तो चाहे वो उपयोगकर्ता हमारा हो, लाइब्रेरी का हो, या उपयोगकर्ता किसी प्रोडक्ट को खरीदने के संदर्भ में हो, उपयोगकर्ता जो भी हो उस संस्थान के लिए वो काफी महत्वपूर्ण होता है, यानी कि वो केंद्र बिंदु में होता है जिसे उपयोग करना है। जब हम लोग किसी दुकान में या कहीं जाते हैं या कंपनियां पे एडवर्टाइज करती हैं, तो क्यों करती है? इसलिए करती हैं क्योंकि जो उपयोगकर्ता है उसे किस प्रकार से आकर्षित किया जा सके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे। तो हम लोग कह सकते हैं कि उपयोगकर्ता समस्त सूचनाओं का लाइब्रेरी के संबंध में केंद्र बिंदु होता है। अतः उपयोगिता अध्ययन पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान साहित्य में उपयोगिता अध्ययन का सबसे बड़ा संदर्भ 1930 के दशक में एल विल्सन द्वारा किए गए थे। कब किए गए थे? 1930 में एल विल्सन द्वारा किया गया था। उपयोगिता यानी कि उपयोगकर्ता अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ऐसी सूचनाओं को एकत्रित करना है जिसके आधार पर उपयोगकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने तथा मूल्यांकन में उपयोगी हो। उसे सूचनाओं को हमें उपलब्ध कराना है और जब मूल्यांकन हो तो उसमें वो उपयोगी हो, ऐसा हो। किसी उपयोक्ता को पर्याप्त सूचना प्रदान करने के लिए उसके अभिलक्षणों का अध्ययन होना आवश्यक है। उसके अभिलक्षण क्या हैं? एटीट्यूड। आपको जानना पड़ेगा कि अभिलक्षण क्या है, क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या इनकी इच्छा है, कब पढ़ना चाहते हैं। इस सब की जानकारी लाइब्रेरी को होना चाहिए, तभी वो उन तक वैसी सामग्री की पहुंच बना पाएगा। उपयोगिता के अभिलक्षणों की बात करें तो हम लोग कई वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे पहला होगा व्यक्तिगत अभिलक्षण। व्यक्तिगत अभिलक्षण, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, उसका जो हमारा पाठक है, जो उपभोग करता है, उसके अभिलक्षण की बात करेंगे कि वो क्या चाहता है। दूसरा यानी कि उसकी रुचि को कह सकते हैं। दूसरा सूचना विसरण की अवस्थाएं। वह किस प्रकार की सूचना को चाहता है और वो जो सूचना है कब चाहता है, कैसी सूचनाएं वो ग्रहण करना चाहता है। फिर देखता है कि हमारा जो सोसाइटी है, समाज है, तो उसका सामाजिक अभिलक्षण भी देखना होता है क्योंकि पाठक हमारे पास अकेले नहीं है। समाज की क्या अभिलक्षण है, समाज क्या उम्मीद करता है लाइब्रेरी से, कैसे किताबें, कैसे तथ्य हमें चाहिए। फिर है संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण संबंधी अभिलक्षण।
कम्युनिकेशन का क्या आधार है उनका, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हम उड़ीसा में जाएं तो वहां हिंदी में तो कुछ किताबें होंगी ही, इंग्लिश में होंगी, इसके अलावा उड़िया भाषा में होगा। इसके अलावा आप ऑडियो विजुअल की बात करें तो ऐसे आप रखेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर या ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता उपयोगकर्ता आप तक पहुंचेंगे। यदि आपके पास उनके अनुसार, उनके अभिलक्षण के अनुसार साधन आपके पास नहीं है तो वो आपके पास ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, धीरे धीरे रुचियां कम हो जाएंगी और धीरे रुचियां कम होने के बाद वो उनको आपके लाइब्रेरी से, आपके प्रोडक्ट से, आपके सामान से विशेष मतलब नहीं रह जाएगा। आप लोग देखते हैं कि जो यूजर स्टडीज है, जो उपयोगकर्ता या उपभोगकर्ता अध्ययन है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर इसकी आवश्यकता की बात करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि उपयोगकर्ता या उपयोगिता अध्ययन वास्तव में उपयोगिता की सूचना संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन है कि वो कैसी सूचनाएं चाहता है। उपयोगिता अध्ययन का महत्व काफी है। पुस्तकालय और सूचना केंद्र में उपयोगिता अध्ययन के महत्व पर अगर हम लोग देखेंगे तब कुछ इस प्रकार के निकल करके आएंगे। पहला होगा यूजर को यानी कि उपयोगकर्ता को सही सूचना प्रदान करना। उपयोगकर्ता यानी कि पाठक को, यहां हम पाठक लिख दे रहे हैं क्योंकि लाइब्रेरी में पाठक ही आने वाले हैं, को सही सूचना प्रदान करना, सही सूचना देना या प्रदान करना। तो सही सूचना कैसे देंगे? आपके यहाँ जो सामग्री है, आपके यहाँ जो किताबें हैं, ऑडियो विजुअल एड हैं, ई बुक हैं, ऑडियो बुक हैं, वो जानना पड़ेगा कि इसके लिए किस सूचना की आवश्यकता है, वो कैसा सूचना ज्ञान हमसे चाहता है। तो अगर हम लोग ये पहले उपयोगकर्ता को सही सूचना प्रदान करना के संदर्भ में समझें तो ये कह सकते हैं कि उपयोगिता अध्ययन का एक काफी महत्वपूर्ण पहलू है ये, जो कि यूजर को सही समय पर सूचना देना, नॉक करना, इंफॉर्मेशन देना है। उपयोगिता की आवश्यकता को देखते हुए यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपयोगिता को उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार सही समय में सही सूचना प्रदान कर सकें। यह उपयोगिता अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताएं, अगर आपके पास किताबें आई हैं, नई किताबें आई हैं, नए कुछ सामग्री आए हैं, नए ऑडियो बुक आए हैं, नए ई बुक आए हैं, तो आप उसको नॉक करेंगे, मैसेज करेंगे, बताएंगे कि ये चीजें आ गई हैं, आप आकर के अध्ययन कर सकते हैं। तो है यूजर को सही सूचना प्रदान करना। ऐसा आप ऐसा देखते हैं कि आप किसी मॉल में या जब कहा आप अगर कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आपका नंबर वहां ले लेता है। नंबर लेने के बाद आप जिस सामान को परचेज करते हैं ना, कई महीनों से, सालों से, बीच बीच में, तो उसको ये पता चल जाता है कि कस्टमर की आवश्यकताएं क्या हैं। तो जो प्रोडक्ट आप ज्यादा उपयोग करते हैं और आपकी ज्यादा खपत है और उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट और मार्केट में है, तो क्या करेंगे, आपको मैसेज देंगे कि ये सामान भी है, ये सामान भी अवेलेबल है, इतने % डिस्काउंट पे है। तो क्या है, सही समय पे सूचना देना। दूसरा है उपयोगकर्ता को उसके प्रलेख तक पहुंचाना। उपयोगकर्ता को उसके प्रलेख, जिसको डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, तक पहुंचाना। जो नीड्स उसके हैं, जो वो चाहता है, वहां तक आपको उसको पहुंचाने हैं, बताने हैं। तो उपयोगिता अध्ययन का महत्व यूजर को उसके प्रलेख, जो डॉक्यूमेंट वो पढ़ना समझना चाहता है, वहां पहुंचाने से है। कोई भी उपयोक्ता जब अपने आवश्यकता हेतु किसी सूचना की मांग करता है तो यह महत्व और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह कह रहा है कि हमें ये चाहिए। क्योंकि जो उपयोगकर्ता है, जो यूजर है, वह आपके लाइब्रेरी के महत्वपूर्ण तत्व है। जो पाठक है आपके लाइब्रेरी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपके पाठक नहीं है आपके पास, या कम पाठक हैं या नहीं पाठक हैं, तो इसका मतलब मान लीजिए कि आपके लाइब्रेरी में होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं है। तीसरा है उपयोगकर्ता का समय बचाना।
उपयोगकर्ता का समय बचाना है आपको, कि जो उपयोग करता है उसको उसका समय लैप्स आपके पास नहीं होना चाहिए आने के बाद। ऐसा न लगे लाइब्रेरी में तो गए थे पढ़ने, लेकिन जब पढ़ने लगे तो पता चला कि किताब खोजने में ज्यादा समय लग गया, ऑडियो खोजने में ज्यादा समय लग गया, या नेटवर्क नहीं था जब ई बुक मुझे पढ़ना था, या ऑनलाइन लाइब्रेरी मुझे करना था। तो इस आधार पे आपको क्या करना है कि उसे समय को बचाना है कि हाँ ये कंप्यूटर खाली है, इसमें मिलेंगे, आप ये किताबें हैं ले लीजिए पढ़िए। अगर कोई आ करके अगर बेचैन है, इधर उधर घूम रहा है लाइब्रेरी में, तो आप वो समझ लीजिए कि वो खुद से खोज रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है कि मुझे वो चीजें चाहिए। तो आपको क्या करना है, पूछते हाँ बोलिए क्या चाहिए, तो ये किताब मुझे चाहिए था, हाँ हाँ वहां है, वहां इतने नंबर दराज में ले लीजिए, कोड बता दीजिए उनको, जैसे मैंने कोड पिछले पहले क्लासेस में मैंने बताए थे कैसे कोड जनरेट करते हैं किताबों का, तो ऐसे आप कोड बता दीजिए, वहां ले लेगा, तो समय बचेगा उसका, जितना वो समय खोजने में लगाएगा उतना में पढ़ लेगा। चौथा है सूचना प्रदान करने में गुणवत्ता लाना। सूचना करने में गुणवत्ता लाना, जो सूचनाएं आप देने जा रहे हैं क्वालिटी हो उसमें, ऐसा ना हो कि आप जो सूचनाएं दे रहे हैं और उसको सूचना समझ में नहीं आ रहा है, या आप सूचना दे रहे हैं लेकिन यथार्थ सूचना उसको नहीं मिल पा रहा है, स्पष्ट सूचना उसको नहीं मिल पा रहा है। तो आपको सूचना प्राप्ति में उपयोगकर्ता एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उपयोगकर्ता अध्ययन में उपयोक्ता के सूचना प्रदान हेतु गुणवत्ता लाना इसका एक विशिष्ट महत्व है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उपयोगकर्ता के लिए जो सूचना वो चाहता है उसमें गुणवत्ता हो, क्वालिटी हो। अगर हम एक अच्छे सूचना की बात करते हैं और चाहते हैं कि उपयोगकर्ता ज्यादा हम तक आए और उनका हम स्टडी कर रहे हैं, तो जरूरी है कि विधि और कुछ तकनीक का प्रयोग किया जाए। तो आप कह सकते हैं इसमें भी विधियां या तकनीक, विधि या तकनीक आपको प्रयोग करना है। तो ये जो विधियां कौन कौन सी वो देख लीजिए। पहला होगा साक्षात्कार। अगर आप उपयोगकर्ता जो आपके यहाँ पाठक आ रहा है उसका स्टडी करना चाहते हैं कि क्या चाहता है, उसकी रुचि क्या है, तो उससे साक्षात्कार करना पड़ेगा, इंटरव्यू उसका लेना पड़ेगा, उसको बैठाना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। तो वो आया, आपने बैठाया कि ठीक है आप बैठिए, आपसे बात करते हैं। अब इसके बाद आप जानना चाहेंगे कि आप कैसे किसी किताबें आपको पसंद है, आप कब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में कौन सा माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है पढ़ने में। इन सभी आधार पे आप उससे बात करें और बात करने के बाद आपके पास साक्षात्कार के माध्यम से उसकी सूचनाएं आप तक मिल गई, उसके नीड्स के अनुसार आप उसको फॉलो कीजिए। दूसरा है साक्षात्कार के अलावा आप प्रश्नावली बना सकते हैं, क्योंकि साक्षात्कार एक टाइम टेकिंग है। साक्षात्कार जो है एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा, अगले को बैठना पड़ेगा और आप इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार करेंगे। लेकिन प्रश्नावली में क्या है, क्वेश्चनर में क्या है कि आप जो साक्षात्कार में जैसे प्रश्न, आप एक कॉमन प्रश्न बना लीजिए, कॉमन प्रश्न बना लीजिए और उसके आधार पे जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी से संबंधित या पाठक को अध्ययन से संबंधित आपने जो है 15 से 30 प्रश्न आपने बना लिए हैं, जो उसकी रुचि को भी करेगा, उसको विलक्षण को भी बताएगा, उसकी व्यक्तिगत रुचि को भी बताएगा, उसकी भाषा को भी बताएगा, वो कब टाइमिंग में कब पढ़ना चाहता है वो बताएगा। तो ऐसे प्रश्नों की सूची बना दिए जो 15 से 30 प्रश्न होंगे, या उससे भी कम हो सकते हैं, 10 से 20 प्रश्न भी हो सकते हैं। तीन प्रश्नों की आप सूची बनाएंगे और क्या करेंगे कि जब आपके यहाँ कोई आया पाठक और आप चाहते हैं कि उसके बारे में आप अध्ययन करना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं ठीक से, तो आप क्या करेंगे कि उसे मिलेंगे, आप बोलेंगे ऐसा ये लीजिए क्वेश्चनर, आप इसे जो है आधे घंटे में भर करके मुझे दे दीजिए। तो ऐसे क्या हुआ कि डाटा आपके पास आ गया कि इसकी क्या रुचि है, उसके आधार पर आप कंप्यूटर फिल्टर कर लीजिए और उन रुचि वालों के अनुसार उनको ट्रीट कीजिए। तो इसे आप उपयोगकर्ता का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा है दैनिकी। डेली रूटीन उनका देख ले, डेली रूटीन उनका क्या है। दैनिकी भी जो होता है
वो प्रश्नावली की तरह ही होगा, इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें वो सिर्फ ऑप्शन भर सकते हैं कि हाँ ये वो कुछ अपना भर देंगे, तो वो मिलता जुलता रहता है, प्रश्नावली जैसा ही रहता है, लेकिन उसको दैनिक क्रियाकलाप रहता है कि आप कब उठते हैं, क्या करते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ने में अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन कब बनता है, ये सभी चीजों को उसमें आप ऐड कर लेंगे। आप कब बिजी हैं, कब खाली हैं, ये आप उसको रख सकते हैं दैनिकी में। चौथा है स्वयं द्वारा किया गया परीक्षण। स्वयं द्वारा किया गया परीक्षण, आप उसकी स्वयं, इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी उपलब्ध करते हैं और उसी को आधार बनाते हैं। हम जैसे उसको ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद जो चीजें हमारे पास निकल करके आई, उसके आधार पर हमने एक टेंटेटिव हमारे पास आइडिया मिल गया कि इस आधार पे ये किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। तो लाइट की कमी लग रही है रूम में, मैं देखता हूँ लाइट ठीक कर लेता हूँ, फिर क्लास करते। क्या हो, स्वयं के द्वारा किया गया परीक्षण, जो आपने ऑब्जर्व किया, आप जो समझे उसके अनुसार हो गया। पांचवा सर्वेक्षण, सर्वे आप कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चनार के माध्यम से आप एक सर्वे कर रहे हैं, आपने एक लिस्ट क्वेश्चन का बना लिया है, आपके डायरी में है, आप उसके अनुसार जो लाइब्रेरी में पाठाकार हैं उनसे मिल रहे हैं, आप सर्वे कर रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं उनकी रुचि के बारे में, उनकी क्रियाकलाप के बारे में। तो ये सर्वेक्षण भी बहुत शानदार विधि है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। प्रश्न करेंगे, प्रश्न लिखा हुआ रहेगा, उसका वो उत्तर दे देंगे, वो प्रश्नावली जैसा होता है। फिर है सांख्यिकी विश्लेषण। जब आप सूचनाएं ये सब एकत्रित कर लेंगे ना, तब उनके आधार पे आपके पास जो सांख्यिकी तैयार हुई स्केलिंग के अनुसार, तो आप उसका विश्लेषण करेंगे। सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि आप जो प्रश्न रखे हैं प्रश्नावली में या सर्वे में या साक्षात्कार के लिए, उनको डाटा के रूप में आपका टेबल में तैयार होगा, उनका एनालिसिस कर लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे, तो पता चल जाएगा अपने पाठक के बारे में कि मेरे पाठक किस आधार के हैं, कैसे हैं, किस भाषा को चुनते हैं, इस भाषा को जानने वाले कितने, इस विषय को पढ़ने वाले कितने हैं, इनका टाइमिंग, इतने बजे टाइमिंग वाले कितने हैं और इतने बजे टाइमिंग वाले कितने हैं, कितने ई बुक ज्यादा रुचि रखते हैं, कितने टेक्स्ट बुक में रुचि रखते हैं, कितने ऑडियो बुक में रुचि रखते हैं, कितने ऑडियो विजुअल ऐड में रुचि रखते हैं, ये सारे डाटा आपको निकल करके तैयार हो जाएंगे। ऐसा आप लोगों को ऐसे भी करना चाहिए, ये रिसर्च का पार्ट है, आप लोगों को ऐसे भी ये करना चाहिए, सांख्यिकी विश्लेषण करना चाहिए डाटा कलेक्शन कर करके। आसान है, आप इसको जाकर के किसी स्कूल में भी कर सकते हैं, या जो लाइब्रेरी में पाठक है उनके अनुसार भी आप कर सकते हैं जाकर के परमिशन लेकर के। फिर है सामाजिक आर्थिक विश्लेषण। सामाजिक आर्थिक विश्लेषण, अब सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी आप देखेंगे कि कौन कैसे समाज में रहता है, आर्थिक स्थिति क्या है। आपके पास ये रहेगा कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि जो है ये किताबें हमें चाहिए, तो जो जिनका जैसा समाज होगा और जिनकी आर्थिक स्थिति होगी उसके अनुसार भी पाठक अलग अलग होते हैं, तो उसके अनुसार वो क्या करते हैं कि उसके अनुसार वो किताबों का भी चयन करते हैं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के आधार पर। आप करेंगे तो करेंगे जिसमें वैचारिक, तार्किक, अर्थशास्त्रीय आंकड़े, ये सभी का प्रयोग वो आप कर सकते हैं और उनकी रुचि को इस आधार पर समझ सकते हैं, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उसके अनुसार वो क्या चाहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ विधियां हैं, अन्य विधियां, इसमें भी बहुत सारी विधियां हैं। जैसे आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो आप अपने उपयोगकर्ता का अध्ययन करना चाहते हैं, तो अध्ययन के लिए और विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पुस्तकालय अभिलेख, कंप्यूटर प्रतिपुष्टि जिसको फीडबैक बोलते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। और आपके यहाँ जो सिस्टम है लाइब्रेरी का, उसके आधार पर आप उनसे उसके बारे में जानकारी लेकर के, उनके बारे में फीडबैक लेकर के आप इन विधियों का प्रयोग करके भी आप उन्हें समझ सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।
नए कंटेंट के साथ